रहा था, ठीक है। उसमें एक 2 महीने का बच्चा है, ठीक है? और उसको कुछ तो क्रेजी हो गया है, जिसके इलाज के लिए उसको 16 करोड़ रुपए का इंजेक्शन चाहिए। मैम आप बताओ, ठीक है, अगर आप वो माँ होती और आपके बैंक में 16 करोड़ रुपए आ जाते और 2 महीने का बच्चा होता, एक बार तो अपने पति को देख के बोलती ना, इन्फ्लेशन इज राइजिंग, क्योंकि कोई गारंटी नहीं है बच्चा बचेगा वो इंजेक्शन के बाद ना यार, मर भी सकता है। सोचो क्या लॉस होगा मर गया इंजेक्शन के बाद। और उससे भी खराब सोचो, 16 करोड़ के इंजेक्शन के बाद बच्चा बच गया और फिर बड़े होके बोलता है आई वॉन्ट टू बिकम अ पोएट। मैं तो झूठा लगा, नहीं 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 नहीं, कुछ तो क्रेजी करना है। नहीं नहीं नहीं, 16 करोड़ दिया, चल एक लंड पे पुशअप मार दो, चल अभी। Hey everyone, welcome back to the podcast. Today let's talk about India's Got Talent. हम सबको पता है कि समय रैना का ये शो कितना वायरल है, पर जितना ही ये शो की पॉपुलैरिटी है उतनी ही ये कंट्रोवर्सीज को भी अट्रैक्ट करता है। और अभी एक बड़ी न्यूज़ आई है कि समय रैना इज बैक इन लीगल ट्रबल। सुप्रीम कोर्ट ने समय पर और कुछ और कॉमेडियंस पर 3 लाख का फाइन लगा दिया है और कोर्ट्स के जो रिमार्क्स है वो भी काफी हार्श है। CJI ने यहाँ तक ये भी कह दिया है कि समय रैना हैज टेकन द कोर्ट फॉर अ राइड। तो आज इस पॉडकास्ट में हम डिस्कस करेंगे कि पूरा कॉन्टेक्स्ट क्या है और इवन आफ्टर ट्राइंग टू कीप सीजन 2 रिलेटिवली क्लीनर, समय फिर से कोर्ट के चक्कर में कैसे फंस गया। पहले थोड़ा पीछे चलते हैं फॉर कॉन्टेक्स्ट। ये पूरा मामला शुरू हुआ था अगस्त 2025 के आसपास। इंडियाज गॉट टैलेंट के पिछले एपिसोड्स में कुछ ऐसे जोक्स क्रैक किए गए थे जो फिजिकली डिसेबल्ड लोगों पर टारगेट थे, स्पेसिफिकली अ चाइल्ड सफरिंग फ्रॉम स्पाइनल मस्क्यूलर एट्रोफी, मोस्टली नोन एज SMA, एक ऐसी रेयर और बहुत ही एक्सपेंसिव जेनेटिक डिजीज जिसके ट्रीटमेंट के लिए 16 करोड़ तक लग जाते हैं। और हम सबको पता है कि सीजन 1 स्पेसिफिकली बैन क्यों हुआ था। इट वाज बिकॉज ऑफ द इनफेमस जोक क्रैक बाय रणवीर अलाहाबादिया। उसके बाद कंट्रोवर्सी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी और भी बहुत सारे इश्यूज निकले थे उस वक्त। इसके अलावा विजुअली इम्पेयर्ड लोगों पर भी जोक्स बने थे। जब ये बात एस्केलेट हुई तो एक NGO क्योर SMA फाउंडेशन ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उनका कहना था कि ऐसे सेंसिटिव इश्यूज का मजाक उड़ाने से सोसाइटी में एम्पैथी खत्म होती है और बच्चों के इलाज के लिए चलने वाली फंड रेजिंग कैंपेन्स पर बुरा असर पड़ता है। उस वक्त कोर्ट ने कॉमेडियंस को रेप्रीमेंड किया। समय और बाकी कॉमेडियंस ने एक अंडरटेकिंग दी थी, यानी कोर्ट से वादा किया था कि वो एक अनकंडीशनल अपॉलॉजी पब्लिश करेंगे, मंथली फंड रेजिंग शोज करेंगे और स्पेशली एबल्ड लोगों को अपने प्लेटफॉर्म्स पर इन्वाइट करके उनके कॉज को प्रमोट करेंगे। कोर्ट ने इसे एक सोशल बर्डन की तरह उन पर डाला था ताकि वो अपनी रीच का सही से इस्तेमाल कर सके। सो व्हाट हैपेंड नाउ, अब कोर्ट में क्या हुआ? तो अगर पिछली बार मामला सुलझ गया था तो अब क्या हुआ? जुलाई 14, 2026 को इस केस की फिर से हियरिंग हुई और यहाँ पता चला कि समय ने कोर्ट के दिए गए ऑर्डर्स को प्रॉपर्ली फॉलो नहीं किया। NGO के लॉयर्स ने कोर्ट को बताया कि समय अपने नॉर्मल कमर्शियल शोज तो कर रहा है, पर उन्होंने SMA फाउंडेशन से कोऑर्डिनेट नहीं किया और ना ही उन तरीकों से डिसेबल्ड लोगों को इंक्लूड किया जैसे कोर्ट ने सजेस्ट किया था। ये सुन के कोर्ट ने अपनी नाराजगी जताई। बेंच ने ऑब्जर्व किया कि समय ने कोर्ट को ब्रेजनली वायलेट किया। उनके लॉयर ने कहा था कि कंप्लायंस एफिडेविट फाइल हो चुका है, पर कोर्ट्स के रिकॉर्ड्स में ऐसा कुछ था ही नहीं जिसे कोर्ट ने मिसकंडक्ट माना। एक पॉइंट पर जस्टिस बागची ने तो यहाँ तक ये भी कह दिया कि कुछ शोज में डिसेबल्ड लोगों को बिना कोऑर्डिनेशन के बुलाना ऐसे लग रहा है कि जैसे आप उन्हें बाय आउट करने की कोशिश कर रहे हो। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ रिमार्क्स भी पास किया। आई कोट इट, If you used their disability to showcase your fundamental right to have commercial speech, what about their fundamental right to dignity? पहले कोर्ट ने 10 लाख का फाइन लगाया था इनके ऊपर, पर लीनियंसी प्ली के बाद 3 लाख ईच किया गया, जो विपुल गोयल, सोनाली ठक्कर, निशांत तनवर और बलराज घाई पर भी लगा है। कोर्ट ने स्ट्रिक्टली बोला है कि 15 डेज के अंदर कंप्लायंस रिपोर्ट दो, नहीं तो ये फाइन 30 लाख तक हो जाएगा। यहाँ सबसे बड़ा आयरॉनिकल और मैच्योर पॉइंट समझने वाला ये है कि अगर आप इंडियाज गॉट टैलेंट का सीजन 2 देख रहे हो तो आपने नोटिस किया होगा कि इस बार कॉमेडियंस थोड़ा सतर्क है। बड़ी बीमारियों या सेंसिटिव फिजिकल डिसेबिलिटीज पर उस तरह से वो ब्रूटल डार्क जोक्स नहीं कर रहे हैं जैसे वो पहले किया करते थे। बेसिकली वो बचने की कोशिश कर रहे हैं। कंटेंट को पिछले सीजन के मुताबिक अगर आप देखोगे तो बहुत सारी चीजें फिल्टर करने की कोशिश की जा रही है, पर
पर यहाँ पे प्रॉब्लम कंटेंट से ज्यादा लीगल प्रोसेस और ईगो की बन गई है। समय को ट्रबल कंटेंट रिपीट करने की वजह से नहीं, बल्कि पुराने कोर्ट ऑर्डर्स और लीगल अंडरटेकिंग्स को लाइटली लेने की वजह से मिली है। जैसे कोर्ट ने कहा, आप फ्री स्पीच के नाम पर लीगल कमिटमेंट्स को इग्नोर नहीं कर सकते। इस पूरे सिनेरियो पर लोगों के भी दो अलग अलग परसेप्शन है। तो पहले हम देखते हैं कि क्रिटिक्स का और लीगल ऑब्जर्वर्स का क्या परसेप्शन है। उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का स्टैंड बिल्कुल सही है। हर चीज को डार्क कॉमेडी के पर्दे के पीछे नहीं छुपाया जा सकता। अगर आप इतने बड़े यूथ आइकॉन हो तो आपकी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। फ्रीडम ऑफ स्पीच हैंडल्स कमर्शियल मोनेटाइजेशन, पर वो किसी की डिग्निटी को हर्ट नहीं कर सकती। दूसरा परसेप्शन आता है कॉमेडी फैंस का। कुछ हार्डकोर फैंस का मानना है कि कॉमेडियंस को सॉफ्ट टारगेट बनाया जाता है और उनके ऊपर इतना हैवी सोशल बर्डन डालना कॉमेडी इकोसिस्टम को सप्रेस करता है। पर उनका ये भी मानना है कि कोर्ट से पंगा लेना या लीगल ऑर्डर्स को डिले करना भी एक बड़ी मिस्टेक है। अगर हम समय रैना की कॉमेडी को देखें तो उनका स्टाइल ट्रेडिशनल स्टैंड अप से काफी अलग है। ही रिप्रेजेंट्स अनफिल्टर्ड, एजी एंड बाउंड्री पुशिंग कॉमेडी। उनका पूरा फोकस अनकंफर्टेबल सिचुएशंस को फनी बनाने पर होता है। उनका जो शो इंडियाज गॉट लेटेंट, बेसिकली इट्स अबाउट अनवेरिफाइड एंड अनफिल्टर्ड टैलेंट, और कई बार बैड जोक्स को रॉ रिएक्शन देने के लिए डिजाइन किया गया है। सो ऑडियंस इसको इसलिए पसंद करती है क्योंकि ये रॉ और ऑर्गेनिक लगता है, क्योंकि आज की जनरेशन पॉलिश्ड और कॉर्पोरेट स्टाइल स्क्रिप्टेड कंटेंट से बोर हो चुकी है। पर यहाँ पे प्रॉब्लम्स तब आती है जब आप बाउंड्रीज पुश करते हो, तो कई बार लाइंस बहुत ब्लर हो जाती है। जो चीज स्क्रीन पर एजी लगती है, रियल लाइफ में वो वल्नरेबल और सफरिंग लोगों की डिग्निटी को हर्ट कर सकती है। जब आप सेंसिटिव फिजिकल डिसेबिलिटीज या इलनेस पर जोक्स क्रैक करते हो तो पंचलाइन के मजाक में उन लोगों की स्ट्रगल्स भी इग्नोर हो जाती है। अगर हम हिस्टोरिकली भी देखें तो कॉमेडी का एक सिंपल रूल हुआ करता था, पंच अप डोंट पंच डाउन। इसका मतलब बड़ा सिंपल था कि मजाक हमेशा उनका उड़ाओ जो पावरफुल है, चाहे वो सिस्टम हो, पॉलिटिशियन हो या कोई अथॉरिटी फिगर हो। और जो लोग वल्नरेबल है, मार्जिनलाइज्ड है या किसी स्ट्रगल से गुजर रहे हैं, उन पर मजाक बनाना एक टैबू माना जाता था। तो कॉमेडी का मकसद होता था कि लोगों को उनकी डेली स्ट्रगल से थोड़ा रिलीफ देना, एक हार्मलेस एस्केपिज्म देना। पर आज क्या हो रहा है, आज ये चीज पूरी उल्टी हो गई है। आज सोशल मीडिया और इंटरनेट का एरा है और आज कॉमेडी चलती है शॉक वैल्यू पर। अब लोग सिर्फ हंसने के लिए नहीं देखते, बल्कि इसीलिए देखते कि ओ माय गॉड, इसने कैमरा पे ये कैसे बोल दिया। एजी और डार्क कॉमेडी अब सिर्फ एक नीश जॉनर नहीं रहा, ये अब मेन स्ट्रीम धंधा बन चुका है। क्योंकि इंटरनेट पर अटेंशन ग्रैब करने के लिए जितना बड़ा शौक होगा, उतना ज्यादा व्यूज और क्लिक मिलेंगे। और इसी चक्कर में ये लोग बाउंड्रीज को क्रॉस किए जाते हैं। आज वल्नरेबल ग्रुप्स पर जोक मारने को एक तरह का रिबेलियन दिखाया जाता है। अगर कोई इस पर सवाल उठाए तो उसे स्नोफ्लेक या सेंसिटिव बोलकर इग्नोर किया जाता है। बट एज ए मेच्योर ऑडियंस हमें एक बात समझनी होगी कि आर्ट का काम होता है टू डिस्टर्ब द कंफर्टेबल एंड टू कंफर्ट द डिस्टर्ब्ड। अगर आपकी कॉमेडी पावरफुल लोगों को अनकंफर्टेबल कर रही है तो वो कमाल का सटायर है। पर अगर आपकी कॉमेडी पहले से सफरिंग लोगों को और अनकंफर्टेबल कर रही है तो वहां थोड़ा रुककर सोचना पड़ेगा। समय का जो टैलेंट है वो आउटस्टैंडिंग है, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। बट एट द एंड ऑफ द डे जब आपके पास इतना बड़ा यूथ प्लेटफॉर्म है तो थोड़ी सोशल और लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आती है। तो एट द एंड ऑफ द डे आजादी सबके पास है, पर लॉ के सामने सब बराबर है। अगर आपने कोर्ट में कोई कमिटमेंट दी है तो एग्जीक्यूशन में लापरवाही आपको ही भारी पड़ेगी, चाहे आप इंटरनेट के कितने भी बड़े स्टार क्यों ना हो। सो या आपके क्या ओपिनियन है इस पूरे मामले के ऊपर? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर शेयर करना। मिलेंगे बहुत ही जल्द ऐसे ही अगले पॉडकास्ट पे। सी यू इन द नेक्स्ट, बाय।